सभी मित्रों को नमस्कार। देखिए मित्रों, हम जिस शख्सियत पर कुछ एक दिनों से विचार विमर्श कर रहे हैं, उस शख्सियत के अलग अलग पक्षों पर आज हम सभी के लिए यह कितने सौभाग्य की बात है कि वह शख्सियत हमारे प्रत्यक्ष है। मैं अपने तमाम दर्शकों की ओर से, लेखक मित्रों की ओर से, कला मित्रों की ओर से गुलाम मोहम्मद शेख जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आज 16 फरवरी है और आज गुलाम मोहम्मद शेख अपने जीवन के 85 बसंत पूरे करते हैं। इस अवसर पर देश दुनिया के उन तमाम लोगों की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन जो इनके कार्यों को पसंद करते हैं, इनके लेखन को पसंद करते हैं, इनकी चित्रकला को पसंद करते हैं। मित्रों, गुलाम मोहम्मद शेख एक बेहद सहज व्यक्तित्व के स्वामी हैं और जितने तरह के प्रयोग जीवन में हो सकते हैं और जिन सूक्ष्म दृश्यों और दृश्यांकनों को वे अपनी कला में अभिव्यक्त करते हैं, वह अपने आप में कमाल की बात है। वह चाहे इनका लेखन हो या इनका अपना चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने का कौशल, हम देखते हैं कि गुलाम मोहम्मद शेख कितनी बड़ी यात्रा करते हैं। अभी कुछ देर पूर्व ही अशोक वाजपेयी जी किस तरह से इनके कलाकार के भीतर में आए परिवर्तनों के विभिन्न पड़ावों की ओर भी संकेत करते हैं। आज इन सब पर चर्चा होगी, मगर हम शुरुआत इनके बचपन से करना चाहेंगे। सुरेंद्र नगर गुजरात के उन दिनों से। हालांकि हम लोग कई कई बार इनके बारे में अलग अलग स्रोतों से, स्वयं इनकी ओर से भी जानते रहे हैं, मगर हर बार कुछ ऐसी बात लेखक विचारक कर देता है जो अपने आप में नया होता है। तो हम गुलाम मोहम्मद शेख जी के बचपन में जाते हैं और यह जानने का उद्देश्य यह है कि बचपन और कैशोर के उन दिनों में एक व्यक्तित्व कैसे बन रहा होता है और कैसे अपने उस परिवेश से, अपने उस पड़ोस से, अपने उस परिवार से कई कई चीजें ग्रहण कर रहा होता है। उसकी सकुचाहट भी है, उसकी झेप भी है, उसका अपना आक्रोश भी है, लोगों से मिलने का उतावलापन भी है, भाईचारा भी है और क्रमशः एक के बाद एक व्यक्तित्व में आते हुए कई कई ऐसी परतें हैं जिनसे एक लेखक बनता है। और बाद में भी गुलाम मोहम्मद शेख जी उन चित्रों को, उन दृश्यों को, उन अनुभवों को उकेरते रहते हैं। तो अधिक से अधिक हम लोग आज शेख साहब को सुने और उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया बिल्कुल प्रारंभ के दिनों से ही इस बातचीत की शुरुआत हो। आदरणीय गुलाम मोहम्मद शेख जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ अर्पण कुमार जी की, जिन्होंने ऐसा सोचा कि मैं या मेरे जीवन या मैंने जो कोई भी चित्र बनाए या कुछ लिखा है उसके बारे में काफी लोगों को बुलाया जाए। और ये समझ लीजिए कि उन्होंने एक 7 दिन का एक छोटा सा समारोह सा बना लिया। मेरे लिए भी एक बड़ी बात थी। एक तो मेरे जैसे कि मेरे हम को थोड़ा धक्का पहुंचाता है और लगता है कि मैं कहीं न कहीं इसको दबाऊं, और समझ में भी आता है कि लोग मेरे बारे में कैसा सोचते हैं। मैं उन सभी लोगों की कृतज्ञता
भी प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ आकर मेरे चित्रों के बारे में और मेरे लेखन के बारे में भी बातें की। अच्छा, मेरा जन्म जहां हुआ वो एक कस्बे जैसा गांव था। गांव मतलब गांव तो नहीं, शहर था, सुरेंद्र नगर। उस वक्त उसकी आबादी शायद 30-40 हजार की रही होगी, अभी तो बड़ा हो गया है। और हम जहाँ रहते थे वो एक तेली मोहल्ला था। वो तेली मोहल्ले में एक, समझ लीजिए कि मध्यम वर्गीय, ये भी कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग से भी थोड़ा नीचा सा जो परिवार था, वहां पर मैं उस परिवार के बीच में पला और बड़ा हुआ। जो चीजें मुझे नजर आती है अभी ये है कि मैं जो पाठशाला में पढ़ा, वहां पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। भाषाएं तो सीखी, गुजराती तो थी, अंग्रेजी, हिंदी, लेकिन साथ में संस्कृत भी सीखने का मौका मिला। बात यह थी कि मेरा जो परिवार था वो मुझे बचपन में मदरसे भेजता था और सुबह में मदरसे में कुरान की आयतें पढ़ता था। लेकिन ये भी सही है कि दोपहर को जब मैं स्कूल जाता था और अगर मुझे मेरा संस्कृत का वर्ग होता था तो उसमें मुझे कुछ न कुछ उपनिषद की बात होती थी, कभी कालिदास की बात होती थी, कभी श्लोक होते थे, कभी स्तोत्र होते थे। हमारा जो गांव, हमारा जो शहर था, उसके बगल में जो पुराना शहर था जिसको वढ़वान कहते हैं, वहां पर हम बार बार जाया करते थे। वहां पर एक गेबन शाह पीर की दरगाह थी, वहां सब लोग जाते थे। मतलब सिर्फ मुसलमान ही नहीं, और धर्मों के लोग भी वहां अपने बच्चों को लेकर जाते थे, खुद भी जाते थे, धागा बांधते थे। वहीं पर एक मंदिर भी था राणक देवी का, जहां मैं कई बार गया हूं। वहां पर एक बावली थी जिसके क्या बोलते हैं हम गुजराती में, जिसे पोठा बोलते हैं। मतलब उसके पड़ाव जो है वो 7 थे, तो अंदर उतर के आखिर में 7वें पड़ाव में आपको पानी मिलता है। तो मुझे जो मिला ये मुझे इस किस्म का एक बहुल विषयक समझ लीजिए, या बहुल सामाजिक ऐसा परिवेश मिला। अब यहाँ पर ही मैंने कुछ का पता नहीं कब चित्र बनाना शुरू किया, कब मैंने कविता लिखना शुरू किया, लेकिन एक चीज याद है कि जब मैं पाठशाला में था तभी गुजरात के एक बड़े वरिष्ठ और कलागुरु कहे जाते हैं वो रविशंकर रावल, कुछ उनकी सेहत के कारण, मतलब उनको कई ऐसी जगह रहना था कि जहाँ की हवा कुछ खुश्क हो, और सुरेंद्र नगर ऐसा इलाका है कि जहाँ जहाँ की हवा खुश्क है, तो वो रहने आए। अब वो कहीं और नहीं जा रहे थे, लेकिन वहाँ की लाइब्रेरी में आते थे। अब लाइब्रेरी में तो मैं छोटा था फिर भी मेरा पड़ाव रहता था। अब जो ग्रंथपाल थे उन्होंने मेरी पहचान करवाई रविशंकर रावल जी से। तो उन्होंने बोला तुम चित्र बनाते हो? तो मैंने बोला हाँ कुछ करता हूँ। तो बोला चलो हम इस लाइब्रेरी की जो बाहरी दीवारें हैं उस पर कुछ चित्र बनाएं। अब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लाइब्रेरी की बाहरी दीवारों पर चित्र बन सके और कैसे बने। शायद हम लोगों ने जो कोयले का काला रंग था वो, या गेरू का जो लाल रंग है वो, जो हार्डवेयर की दुकान होती है वहां से लिया और उसमें गोंद मिलाया। मैंने बोला रवि भाई हम क्या बनाएंगे? तो उन्होंने बोला कि हम दुनिया का इतिहास बनाएंगे। मैं तो घबरा गया
मैंने बोला हम कैसे करेंगे वो? तो बोलो कि मैं रेखांकन करता हूँ, तुम उसके अंदर रंग भरते जाओ। तो वो रेखांकन करते गए, मैं रंग भरता गया। बनाया क्या? जैसे कि जो आग है, आग की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे कि आगे आगे इतिहास बढ़ता गया और क्या हुआ, तो हमने ये सभी छाया चित्र, जब गुजराती में हम छाया चित्र कहते हैं, मतलब शैडो पिक्चर्स बनाए वहां पर, और लाइब्रेरी की बाहरी दीवारों को भर दिया। अब ये पूरा होने पर रविशंकर रावल ने मुझे कहा कि तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए। बोला चित्रकला अगर पढ़ना चाहो तो तुम बड़ौदा जाओ। मैंने बोला रवि भाई, हम उनको रवि भाई कहते थे, मेरे परिवार के पास इतनी आर्थिक संपत्ति नहीं है कि वो मुझे पढ़ा सके। तो बोले क्या हो गया, आपको कोई शिष्यवृत्ति मिल जाएगी, मैं आपको चिट्ठी दे देता हूँ। और सौराष्ट्र सरकार की, उस जमाने में गुजरात नहीं बना था, शिष्यवृत्ति के लिए उन्होंने एक चिट्ठी भी लिख दी। अब देखिए, मेरे परिवार ने भी मान लिया कि ये लड़का अगर पढ़ना चाहता, मेरे बड़े भाइयों में से कोई कॉलेज नहीं गया था, सभी ने स्कूल पूरी करके कहीं ना कहीं नौकरी ले ली थी। तो मैंने बोला अब मुझे जाना है, तो परिवार ने कहा तुम जाओ, मगर तुम अपना खुद संभाल सकोगे? मैंने बोला हाँ, किसी न किसी तरह मैं संभाल लूंगा। और जब मैं निकला तो मुझे लगा कि मैं कभी कोई बड़े शहर तो गया ही नहीं हूँ। तो मैंने ग्रंथपाल के बेटे, जो मेरा साथी विद्यार्थी था, कहा कि तुम मेरे साथ चलो। तो बोले देख, मैं अहमदाबाद तक आता हूँ, बाकी का तुम छोड़ लेना। तो वो अरविंद उसका नाम था, वो मेरे साथ चला और हम लोग अहमदाबाद पहुंचे और वहां पर रविशंकर रावल के घर गए। रविशंकर जी ने हमें खाना खिलाया दोपहर का, और बोला कि अच्छा तुम जा तो रहे हो, रहोगे कहाँ? मेरे पास कुछ हमारे कोई रिश्तेदारों के पते थे, लेकिन मुझे रिश्तेदारों के वहां रहना नहीं था। तो उन्होंने, मैंने कहा पता नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। तो उन्होंने कहा देखो मैं पता देता हूँ, यहाँ चले जाओ। अब मैंने वो पता लिया और अपने आप बड़ौदा पहुंचा। मेरे ख्याल से मेरे पास कोई टीन की ऐसी कोई कोई बक्से जैसा, उस जमाने में सूटकेस ही तो नहीं होती थी, और उस जमाने में रिक्शाएं नहीं चलती थी, शायद मैंने टांगा लिया होगा या चल के गया होगा। वहां जो पता दिया था वहां मैं पहुंचा, तो वो एक मकान के ऊपरी सिरे पर कमरा था। वो मैंने ठकठकाया तो वो एक महाशय निकल के आए, बोले कौन हो? मैंने बोला ये रवि भाई ने आपको चिट्ठी दी है। तो उन्होंने चिट्ठी पढ़ के देखा कि अच्छा भाई सुनो, रवि भाई ने बोला है कि मैं तुम्हें यहाँ कहीं रहने का कुछ इंतजाम कर दूं। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मैं एक फोटोग्राफर हूँ, ये मेरा फोटोग्राफी का कमरा है, खास करके ये डार्क रूम है जहां पर मैं तस्वीरें क्या करते हैं निकालता हूं। अगर तुम रहना चाहो तो रहो रात को, मगर दिन को निकल जाना, दिन को मेरा यहाँ कारोबार चलता है। अब 2 या 3 दिन जब तक मैं अपने प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं होती है वो देता रहा और डार्क रूम में सोता रहा। समझ लो कि ये पूरा डार्क रूम मेरा एक जो भूतकाल था वो उसी वक्त खत्म हो गया, और मुझे फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में प्रवेश मिल गया। समझ लो कि मेरा एक दूसरा जन्म हो गया। दूसरा जन्म इसलिए कि मैंने जो कुछ भी सुरेंद्र नगर में किया था उसका इसके साथ कोई तालमेल नहीं लगा।
क्योंकि यहाँ पर तो विश्व कला का अनुभव हुआ। मेरे जो शिक्षक थे वो इतने बड़े कलाकार थे, जो एन.एस. बेंद्रे, एक दूसरे शिल्पी थे जो शंखो चौधरी, और फिर आए जो सुब्रमण्यन, के.जी. सुब्रमण्यन, जिनको हम मणि साहब कहकर बुलाते थे। उन लोगों ने, जैसे समझ लीजिए, हमारी आंखों में हीरा डाल दिया, हमें देखना सिखाया। उन्होंने बताया कि लोग ऐसे तो देखते हैं, मगर आप अब कलाकार की आंखों से देखना शुरू करें, और ये भी जरूरी है कि आप और कलाकारों के बारे में जानकारी भी ले लें। तो ये भारत की पहली ऐसी संस्था थी कि जहां यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कला का अभ्यास शुरू हुआ था और वहां पर डिग्री दी जाती थी। तो सभी विद्यार्थियों को सिर्फ चित्र करना या शिल्प करना ही जरूरी नहीं था, सबको कला का इतिहास पढ़ना था, मगर जानना था कि दुनिया में कहाँ कहाँ लोगों ने, कलाकारों ने क्या काम किया है। तो ये मेरी पढ़ाई जब हुई तो मेरी सारी दुनिया बदलने लगी। मैंने पहले सुरेंद्र नगर में जब था कविताएं लिखी थी, गीत लिखे थे, कुछ जिसे हम कहते हैं ना कि वृत्त में, संस्कृत वृत्त में, जैसे शार्दुल विकृत, शिखरिणी, वसंत तिलका वगैरह में लिखना शुरू किया था। वो मेरे एक शिक्षक थे वहां पर, लाभशंकर रावल, जो खुद कवि थे, और उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया था। अब मैं यहाँ आ गया बड़ौदा में, तो मेरी दुनिया इतनी बदल गई, मुझे लगा कि मेरे ये वृत्त की कविताएं अब नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे एक नए लेखक, एक नई व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो गई। वो थे सुरेश जोशी। वो गुजराती के एक बहुत महत्वपूर्ण, सिर्फ लेखक ही नहीं, कवि थे, कथाकार थे, वगैरह वगैरह। उन्होंने आधुनिक जो संवित्ति है, आधुनिक जो विचार है, उसके बारे में उन्होंने बहुत सोचा था और खुद नए साहित्य का निर्माण करते थे। तो उन्होंने मुझे किताबें पकड़ा दी। मैंने देखा कि ये किताब कोई स्पेन के कवि लॉर्का की है, वो किताब जर्मनी के कवि कोई रिल्के की है, वो किताब कोई लैटिन अमेरिकन कवि की है जो नेरूडा नाम से जाना जाता है। मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने शुरू किया, वो अंग्रेजी भी सुधरती गई और कविता भी हाथ में आई। और जब मैंने इन कविताओं को पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने जो कविताएं लिखी है वो अब काम की नहीं है। सभी का बस्ता बनाकर उसको एक और रख दिया। चित्र तो कुछ बनाए थे उस जमाने में, मगर वो चित्र तो मेरे कोई काम के थे। ये नया सीखने को मिला। उन्होंने ये कहा कि देखिए, आपको ढूंढना है, आपको चित्र करना है, तो मतलब अपने आप को ढूंढना है। हमारे सभी कलाकार, हमारे सभी शिक्षक यही कहते थे, आपने आप कैसे ढूंढना है। मैंने दुनिया की कला पुस्तकों में देखी, मैंने वो आर्ट हिस्ट्री के, यहाँ समझ लीजिए कि कला के इतिहास के जो वर्ग चलते थे उसमें पढ़ाई की। अब उन चित्रों को देखकर लगा कि अगर आदर्श हो तो वैसा ही होना चाहिए, अगर इसके करीब पहुंचा जाए तभी वो ठीक होगा। अगर वो कहीं कम पड़ता है तो वो चित्र नहीं रहता। मुझे याद है कि मैं जब 4-5 साल के बाद, जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया और मास्टर्स के कोर्स में मैं दाखिल हो गया, तो
मैंने सोचा मैं क्या करूं। हमारे शिक्षक भी यही कहते थे कि तुम्हें अपना ढूंढना है। वो नहीं कह रहे थे कि हमारा जैसा करो, वो ऐसा नहीं कहते कि हमारा ये घराना है वैसा उसे आगे बढ़ाओ। वो कह रहे थे कि तुम खुद अपना कुछ ढूंढो। अब मैंने जो चित्र देखे थे उसमें से तो कुछ मुझे मिला नहीं। मैंने जो चित्र बनाए थे वो भी मुझे लगा कि ये वो मामूली है। तो बहुत मेहनत के बाद मेरे ख्याल से मैं जब समझ लो कि 1960-61 की बात है, जब मैं रात रात भर, दिन को तो कॉलेज में काम करता था मगर रात को भी काम करना शुरू किया। सबसे बड़ा फायदा ये फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स का ये था कि वो वहां पर विद्यार्थियों के लिए वो जो स्टूडियो होते थे वो 24 घंटे तक खुले रहते थे और हम उसमें काम कर सकते थे। हम लोगों ने अपने लिए जो कुछ भी कागज ढूंढ लिए, हमने अपने लिए कैनवास ढूंढ लिए, हमने अपने लिए जो कुछ भी हमें चाहिए था वो हमने अपने और से, और मेरे पास जो कुछ भी था, मुझे कुछ वो शिष्यवृत्ति थोड़ी सी मिलती थी उससे चला, या कोई और काम करके मैंने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया। लेकिन मैंने बहुत कड़ी मेहनत करके काफी चित्र बनाए। अब हुआ था ऐसा कि कुछ साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले, जब मैं तीसरे साल में था, तब बेंद्रे साहब जो हमारे बड़े वरिष्ठ शिक्षक थे, उन्होंने मकबूल फिदा हुसैन को कुछ अपना चित्र बनाने के लिए हम लोगों के, मतलब फाइन आर्ट्स कॉलेज में बुलाया था, और हम लोगों ने खुद ने उनको चित्र बनाते हुए देखा था, जिसको अंग्रेजी में डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। उन्होंने एक चित्र बना के हमको दिखाया था। उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो 60 के अरसे में मैंने जब इतने सारे चित्र बनाने शुरू किए और कुछ चित्र बने, तो मैंने उनको भी कुछ बताया था। वो बार बार आते रहते थे, उनका कुछ रिश्ता था बड़ौदा के साथ। फिर उनसे ये भी कहा कि मैं एक प्रदर्शनी करना चाहता हूँ, और जहांगीर आर्ट गैलरी में मैंने प्रदर्शनी करने का इरादा उनको बताया और कहा कि क्या आप मेरी प्रदर्शनी का उद्घाटन कर सकते हैं। आप समझ लीजिए ये कहाँ का, मैं सुरेंद्र नगर का एक लड़का, और यहाँ बड़ौदा में पढ़ा हुआ हूँ, कुछ चित्र बनाए हैं, और वो चित्रों को लेकर मैं बम्बई जा रहा हूँ। मैं बम्बई भी कभी नहीं गया था, पहले गया था, मतलब बड़ौदा आने के बाद मेरा बम्बई जाना हुआ। तो उन्होंने हाँ कह दी। 1961 में जहांगीर आर्ट गैलरी में मैंने प्रदर्शनी कर दी, और तब मैंने ये भी देखा कि कई लोग वहाँ आए थे, कई लोग मिले। ये बताऊं कि इब्राहिम अलकाजी वहाँ पर आए थे। ये बताऊं कि जब मुझे पता लगा कि भुलाभाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट में पहले जा चुका था, वहाँ पर बड़े बड़े कलाकार अपना स्टूडियो रखते हैं, मतलब वहाँ पर तैयब मेहता थे, वहाँ पर गायतोंडे थे, और हुसैन साहब ने खुद ने मुझे उनकी पहचान करवाई और कहा कि देखो ये गाय है, ये तैयब है। अब बड़ौदा में तो हम हमारे वरिष्ठ, हमारे शिक्षकों को मणि साहब, बेंद्रे साहब कहा करते थे। यहाँ पर हुसैन साहब ने बोला ये गाय तो अंडे, गाय गाय बोल के बुलाना। तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कला की दुनिया में ये ऊंच नीच का भेद नहीं है, और मैंने ठान ली कि अब मुझे कलाकार बनना है। तो मेरी जो यात्रा थी तो वो ऐसी थी, बचपन से लेकर, मतलब जैसे कि मैं एक छोटे से गांव में पला था, तो मैं कैसे चित्र बनाता। अब हुसैन साहब तो घोड़े के चित्र बनाते थे, ये तो सर्वविदित है। अब मुझे लगा कि मैं भी घोड़ा बनाऊंगा, और मैंने घोड़े के बहुत सारे चित्र बनाए। फर्क ये था कि हुसैन के जो घोड़े थे वो सब कुछ समय के परे थे, मतलब वो टाइमलेस थे, मतलब वो शक्ति के प्रतीक थे या तो ऊर्जा के प्रतीक थे, वगैरह वगैरह। अब मेरा घोड़ा कहाँ से आया?
मुझे जो मिला वो घोड़ा शायद वो तांगे का घोड़ा था, जिस पर वो एक धूस लगी थी और उसको वो छोड़कर भागना चाहता था, ऐसा कोई घोड़ा। तो वो पतला सा घोड़ा है, छोटा सा, इधर उधर घूमता है, भागता है। और ऐसे मैंने कई चित्र बनाए थे, जिसमें कई जगहों पर मैंने ऐसे घोड़े बनाए थे। तो मेरी शुरुआत इस तरह से समझ लीजिए कि एक तांगे के घोड़े की तरह होगी हुई। तो ये चित्र जब मैंने दिखाया जहांगीर आर्ट गैलरी में, तब से, और जब मैं और कलाकारों को मिला, तो मैंने पहले कहा कि अब मैंने ठान ली है कि जो कुछ भी हो, अब मैं कलाकार बनना चाहता हूं। क्या अर्पण जी और कुछ पूछना चाहेंगे? जी। और मित्रों, अब हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए शेख साहब से यह प्रश्न करते हैं कि महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में आपने कला का अध्यापन भी किया, तो उस अध्यापन से जुड़े भी कुछ अनुभव रोचक होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, उसके संबंध में भी कृपया कुछ कहें शेख साहब। अच्छा, बात ऐसी हुई, अचंबा होगा शायद आपको, कि 1961 में ही जब मैं मेरा मास्टर्स का एमए का कोर्स कर रहा था, दूसरा साल था, तब बेंद्रे साहब ने मुझे बुलाया। वो डीन थे। बोला कि मैंने देखा है कि तुम लाइब्रेरी में काफी वक्त गुजारते हो, तुम चित्र भी बनाते हो। ये हमारे एक शिक्षक है परिमु, रतन परिमु, वो शिष्यवृत्ति लेकर इंग्लैंड पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, क्या तुम पढ़ाओगे? तो मैंने बोला बेंद्रे साहब मैं कैसे पढ़ाऊं, मेरी तो अभी खुद की पढ़ाई चल रही है। तो बेंद्रे साहब ने बोला क्या हो गया, तुम्हारे क्लास में तुम पढ़ो और दूसरे वर्ग में पढ़ाओ, मतलब यहाँ पढ़ो एमए के वर्ग में और नीचे के वर्गों में पढ़ा। मेरे लिए तो ये समझ लीजिए एक जैसे खजाना खुल गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि नौकरी मिलेगी तो मुझे मेरी तनख्वाह भी मिलेगी। तो मुझे पहले तो मैं 50 रुपये में चलाता था, अब मेरे पास 250 रुपये की नौकरी आ गई। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जश्न भी मनाया। मगर बात यह है कि जब पढ़ाने का आया तो मुझे कला का इतिहास पढ़ाना था। उन्होंने, क्योंकि रतन परिमु वही पढ़ाते थे। अब मैंने सोचा कि मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ा है, हमारे शिक्षकों ने पढ़ा, मगर मेरी तालीम कोई कला के इतिहास की नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो पहले तो मैंने जितनी किताबें मेरे हाथ में आई हमारे फाइन आर्ट्स कॉलेज के लाइब्रेरी में, वो सचमुच अद्भुत ऐसी लाइब्रेरी थी कि जिसके अंदर इतने बढ़िया ग्रंथ थे सिर्फ कला पर। तो मैंने ये ग्रंथ लेकर पढ़ना शुरू किया और काफी कुछ जान लिया, लेकिन पता लगा कि पढ़ाना हो तो कुछ और करना चाहिए, और क्या करता सकता। तो मैंने सोचा मैं तो कलाकार हूं, मैं कला का इतिहास कैसे पढ़ाऊंगा, मैं कलाकृति की और हमारे विद्यार्थियों को ले जाऊंगा। तो मेरा ये रुख रहा है कि हम पहले कला की ओर देखें और उसके बाद उसका इतिहास रचे। और मैंने ये करीब 3 साल तक पढ़ाया। उन 3 सालों में मैंने चित्र भी बनाए और मेरी 3 प्रदर्शनियां हुई, एक बम्बई, एक दिल्ली में हुई, 2 बम्बई में हुई। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली प्रदर्शनी तो जहांगीर आर्ट गैलरी में हुई थी, दूसरी ताज आर्ट गैलरी में, और फिर मेरा दिल करता था कि मुझे भी बाहर जाना है, बाहर पढ़ने के लिए जाना है। तो मैंने भी
क्या कहते हैं, जाने के लिए जो शिष्यवृत्तियां होती है उसमें कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए मैंने अपनी अर्जी डाल दी। और मानो न मानो, मुझे भी तीसरे साल में, मतलब 1963 में, वो शिष्यवृत्ति भी मिल गई। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि मैं जब पढ़ाता था, और पढ़ लिया, जब 61 में मेरा पढ़ना शुरू खत्म हुआ और मैंने पढ़ाना शुरू किया, वो 3 साल तक जारी रहा। लेकिन वो तीनों साल के मैं चित्र बनाता रहा। और ये भी हुआ कि मैं दिल्ली जाता था, बंबई जाता था। दिल्ली में मेरी मुलाकात स्वामीनाथन से हुई और मेरी बड़ी दोस्ती हो गई। और स्वामी ने कहा कि मेरे घर आके रहो, तो उनके करोल बाग के घर में मैं रहने लगा। कईयों की मुलाकात हुई, राम कुमार की मुलाकात हुई, और लेखकों में निर्मल वर्मा की भी तो मुलाकात हो गई। मैं लिखता भी था तो वो भी मैंने उनको दिखाया, वगैरह वगैरह। लेकिन बात यह है कि उस जमाने में हमारी जो दूसरी पीढ़ी थी, जो कलाकारों की पीढ़ी थी, जैसे कि एक पहली स्वातंत्रोत्तर पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी जो हमारी पहली पीढ़ी, जिसमें हुसैन साहब, गायतोंडे तैयब वगैरह थे। अब ये हमारी जो युवा कलाकारों की पीढ़ी थी, उनको लगता था कि हमें कुछ और करना है, कुछ फर्क करना है, हमें जो दिया गया है वो नहीं करना, हमें कुछ नया बनाना है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम एक कुछ गुट बनाए, ग्रुप बनाए। अब ऐसा हुआ कि उस जमाने में दिल्ली में ज्योति पंड्या नाम की एक जो व्यक्ति थी, जो मूल भावनगर से थी, लेकिन उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो पर से गुजराती में समाचार पढ़ती थी। उनकी मुलाकात इन सब लोगों हमसे हो गई और उन्होंने बताया कि अरे भाई, तुम्हें अगर ऐसा गुट बुट बनाना हो और किसी कहीं जाकर रहना हो और बात करनी हो, बहस करनी हो, तो मेरे घर आ जाओ, भावनगर का मेरा घर खुला है। हम लोग चले गए, मतलब करीब 10 लोग चले गए। मैं था, अंबादास थे, राजेश मेहरा थे, शायद बालकृष्ण पटेल थे, जयराम पटेल थे, ज्योति भट्ट थे, राघव कनेरिया थे, वगैरह वगैरह। हम लोग सब इकट्ठे हो गए वहां पर। 2-3 दिन तक हमने बहुत काफी अपने कला जगत की छानबीन की और सोचा कि हमें कुछ करना है। क्या करना है हमें पता नहीं था, लेकिन हमने बहुत बातें की। और उस पर से स्वामीनाथन ने कुछ लिख के दिखाया कि हम देखिए, हम नया गुट बनाने जा रहे हैं और उसका एक हमें मैनिफेस्टो लिखना है। तो उन्होंने कुछ लिखा, हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए, उस पर उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया। और जब किसी ने कहा कि अगर हम गुट बना रहे हैं तो गुट का कोई नाम तो होना चाहिए, नाम क्या? बहुत सारे सुझाव आए, लेकिन किसी को लगा कि देखिए, हम ये पंड्या दंपति के घर में रह रहे हैं, उनके घर का नंबर 1890 है। अच्छा, ऐसा क्यों ना हो कि हम अपने गुट को 1890 ही कह दें। तो सबकी सम्मति मिल गई और हमने उस गुट का नाम दिया ग्रुप 1890। उसकी पहली प्रदर्शनी दिल्ली में होनी थी। उसके पहले मैं भी ये भी बता दूं कि स्वामीनाथन तो बहुत एक जमाने में पॉलिटिकली एक्टिव थे। एक जमाने में वो लिखते भी थे, हिंदी में भी लिखते थे, उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी थी, अंग्रेजी तो कमाल की बोलते थे। तो उनकी बड़ी पहचान थी। तो उन्होंने कहा कि हम किसी और को नहीं, हम हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुलाएंगे। लेकिन उसके पहले एक और बात बन गई कि मेरे कुछ लेखक मित्रों ने मुझे बताया कि दिल्ली में इस वक्त मैक्सिको के एक बड़े लेखक ऑक्टेवियो पाज एम्बेसडर बन के आए हैं। और उस जमाने में मैंने कहा ना, जब मैं 61 में जब पढ़ाता था तो मेरे जो विद्यार्थी थे उसमें विवान सुंदरम भी थे। अब विवान सुंदरम के घर मैं गया और उनकी माँ से पूछा। वो विवान सुंदरम की माँ इंदिरा अमृता शेरगिल की बहन थी और विवान के पिताजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे।
तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये ऑक्टेविया पास से मिलना मुमकिन है? तो उन्होंने बोला हाँ पता करती हूँ। पता करके बताया कि वो तो कोई उनके घर नहीं है, इसलिए अशोका होटल में ठहरे हुए हैं। तो हमने मुलाकात मांगी और पहुंच गए, दस्तक दी और ऑक्टेविया पास से मिले। तो ऑक्टेविया पास तो इतने खुश हो गए, बोले भैया मैं तो अभी तक सब पॉलिटिशियन से ही मिलता हूँ, पहले कलाकार हो तुम जो मुझे मिलने आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और फिर उनकी मुलाकात स्वामीनाथन औरों से हुई, उनकी बड़ी पक्की दोस्ती हो गई और उन्होंने हमारा जो गुट था उसकी जो प्रदर्शनी थी, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, लेकिन उसके कैटलॉग में ऑक्टेविया पाज ने खुद एक लेख लिखा, सराउंडेड बाय इंफिनिटी। हम जैसे जो नए नए कलाकार थे उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये पढ़ना, पढ़ाना, चित्र करना और साथ साथ में गुट बनाना, ये सब कुछ जारी रहा। और 1963 के 16 सितंबर की शाम को पहली बार मैं हवाई जहाज में बैठा और हवाई जहाज मुझे लंदन ले गया, क्योंकि मुझे भी कॉमनवेल्थ शिष्यवृत्ति मिली थी रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ने के लिए। तो समझ लीजिए एक तीसरा जन्म हुआ। लंदन पहुंचकर सबसे पहले मैंने क्या किया आपको बताऊं? आपको अचंभा होगा कि मैं चित्र देखने नहीं गया, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था टाइम मैगजीन में कि एक इटली के एक महान जो फिल्मकार है फेलिनी, फेडेरिको फेलिनी, उनकी फिल्म है 8.5, 8.5। जी शेख साहब, आपका जी कृपया अपने माइक को, शेख साहब कृपया माइक को ऑन कर ले। माइक खोल, हाँ ठीक है। जी जी आप कुछ जी। कह रहे थे? हाँ नहीं, मैं वही कह रहा था कि माइक को दर्पण कृपया जी ऑन। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैं कह रहा हूं कृपया अपने वक्तव्य आवाज को। सुनाई नहीं दे रही। जी नीरू, आपकी आवाज आ रही है, आप आगे बढ़ें। where do I go? शेख साहब साइलेंट किया है ना इसलिए। ओ साइलेंट किया है इसलिए साइलेंट। जी अच्छा आप बोलिए। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, कृपया। अभी तो शेख किया है, साहब ठीक किया है, अभी चल रहा है। जी आपकी आवाज आ रही है। अभी भी आवाज नहीं आ रही, क्या करें? मेरी आवाज आ रही है शेख साहब? आप या तो दोबारा से जुड़ जाएं, तब देखिए तक मैं मैं। बंद करके फिर से चालू करता हूँ आइए, इसको। जी जी बंद आइए, करके फिर चालू करता हूँ, ठीक है? आइए तब तक मैं कुछ प्रतिक्रियाएं ले तुम्हारा लेता कौन हूं सा मित्रों बंद की। करना था, वो वहीं पर ले जाओ तो चालू करके बंद कर दो। जी मित्रों, तब तक गुलाम मोहम्मद शेख जी आते हैं, हम लोग कुछ प्रतिक्रियाओं को ले लेते हैं। लीलाधर मंडलोई जी लगातार अपनी टिप्पणियों से हमें समृद्ध कर रहे हैं। मंडलोई जी की यह टिप्पणी मैं पढ़ रहा हूं। कला अनुभव के विरल संयोग का अवसर ही वह वजह है जिसने काव्य संवेदना के साहचर्य से आपके भीतर के कलाकार को पोषित, पल्लवित किया। नेरुदा और रिल्के के साथ नेरुदा और रिल्के के साथ आधुनिक भाव परिष्कृत हुआ। इसके साथ कविराई आधुनिकता का सुयोग और परंपरा की चेतना, यह सब मिलकर
शेख साहब को आत्यंतिक रूप से समृद्ध किया। और इस प्रक्रिया से निकलकर जो कलाकार निर्मित हुआ वह सरहदों के पार निकलकर एक मौलिक विस्मयकारी कला वजूद हुआ। शेख साहब, आपके आने की प्रतीक्षा में हमने अभी लीलाधर मंडलोई जी की यह प्रतिक्रिया पढ़कर सुनाई। कृपया अपने वक्तव्य को वापस जारी रखें। जी शेख साहब, सब ठीक है? देखिए, बात बहुत लंबी है, इसलिए मैं जितना हो सके उतना संक्षिप्त में बताऊंगा। जी मैं ये कहना चाहता था कि मैं इंग्लैंड में रहा, मगर वहां पर मुझे सारी दुनिया की कला का परिचय हुआ, मतलब प्रत्यक्ष परिचय हुआ, सिर्फ किताबों में छपी तस्वीरों के द्वारा नहीं। जो चित्र थे जिनके बारे में मैंने पढ़ा था, उन चित्रों के सामने खड़ा रहकर जब देखा तो पता लगा कि ये कुछ अप्रतिम ऐसी एक जो क्या समझ ले सर्जना है, सर्जन की सृष्टि है, वो उसमें उजागर होती है। तो इसलिए मैंने घूम घूम कर इटली में, जर्मनी में और कई जगहों पर जाकर देखा। और जब मैंने देखा कि मेरे चित्रों में कुछ, अब मैं बड़ौदा में रहकर कर रहा था, उसमें जैसे कि एक किनारा आ गया है, तो मुझे नए आयाम की जरूरत थी। तो उसको ढूंढने में मुझे ये 3 साल जो देखने को मिला, मैंने ये जो पश्चिम की कला और इंग्लैंड में भी विक्टोरिया आर्ट म्यूजियम और ब्रिटिश म्यूजियम वगैरह के अंदर जो भारतीय कला है, उसको देखकर मुझे कुछ नया करने का जो नया करने के जो विचार आए, उसको चित्रित करने के लिए मैं फिर मतलब कि अपने उस किस्म के काम के अंदर मैं काफी जुड़ गया। तो वहां पर तो मैंने कुछ खास चित्र नहीं बनाए, मुझे वहां की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो करना था वो कर लिया, मगर वापस आकर मैंने काफी बनाया। मैं 66 में वापस आया, और आपको ये बताऊं कि मैं सारा रास्ता बिना हवाई जहाज के आया। मैंने लंदन से शुरू किया ट्रेन से, फिर वहां से पेरिस, पेरिस से मिलान, मिलान से समझ लो कि इटली के नीचे के छोर पर, और वहां से युगोस्लाविया और टर्की और इराक होकर मैं एक बड़ी स्टीमर में, स्टिंदिया स्टीम नेविगेशन के में बैठ कर करीब 2-2.5 महीने का सफर करके मैं बंबई पहुंचा। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा गहरा अनुभव था। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कई बहुत सारे लोगों को मिलने का भी मुझे मौका मिला, मतलब कि रास्ते में जो मिल गए लोग, उन लोगों के साथ भी मिलने का, उनके साथ भी उनके जीवन के बारे में सब काफी कुछ मतलब समेट करके मैं अपने साथ लेकर आया। और तब मुझे लगा कि मुझे यहाँ आकर जो करना है, मुझे हमारे देश की सर्जना का रुत कहीं से ढूंढना था। तो मैं भारत आके काफी घूमा, इधर उधर घूमा। जो शुरुआत के मेरे चित्र है उसमें आप शायद पेड़ ज्यादा देखेंगे, शायद उसमें एक रंग की भरमार भी ज्यादा देखेंगे, पीला रंग। उसमें कई जगह पर यह भी दिखेगा कि पेड़ कहीं ना कहीं निकल रहा है, 2 पहाड़ों के बीच से निकल रहा है, पहाड़ियों के बीच से निकल रहा है, पेड़ पहाड़ से ऊंचा हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो मुझे ये लग रहा था कि ये अंदरूनी अनुभव है, और उसे मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह व्यक्त करना है। लेकिन मेरे मन की जो छटपटाहट थी वो पूरी नहीं हो रही थी। और 1969
मैंने एक चित्र करना शुरू किया, मगर मुझे लगा कि मैं ये चित्र कैसे बना, मुझे मालूम नहीं था। मुझे मेरे दिमाग में इतनी चीजें भरी हुई थी कि मुझे लगा कि मैं इतनी चीजों को साथ में एक चित्र में कैसे रखूंगा। लेकिन वो चित्र जो 3-4 साल तक चला, उसके अंदर मैंने ये सब बिठाने की कोशिश की। जैसे कि मुझे मुगल चित्रकला पसंद आई थी तो उसमें से कुछ लेना था, मैंने ईरानी चित्रकला पसंद आई, मैंने यूरोपियन कला देखी थी, उसमें से मैंने फोटोग्राफी सीखी थी, उसमें से कुछ लेना था। मुझे मेरे जीवन में बचपन का जो अनुभव था उसमें से कुछ लेना था। मैंने जो चारों और इटालियन कला को देखा है उसमें, तो मैंने ये चित्र बनाया। उस चित्र का शीर्षक है बड़े लंबे अरसे के बाद लौटने, बड़े अरसे क्या समझ ले, रिटर्निंग होम, मतलब घर वापसी बहुत लंबे अरसे के बाद। तो उसमें मैंने पेड़ बनाया, जो मैंने जो मिनिएचर्स देखे थे उसमें से कुछ मुझे मिला था, मतलब एक एक पत्ता जैसे कि गिन के बनाया। मैंने कुछ पर्शियन पेंटिंग के से चिनार लिया, और कहीं पर कुछ जो फरिश्ते थे उनको भी लिया, उनका मतलब उनके वो क्या कहते हैं, जेरोक्स, उसकी कॉपी करके उसका चित्र बना, उसको उनके अंदर बिठाया। और साथ साथ में उसके अंदर मैंने अपनी माँ की एक तस्वीर ली थी, वो भी साथ में, मतलब उसके अंदर फोटोग्राफी है, उसके अंदर पुरानी कला का कुछ मतलब कुछ सम्मिश्रण है, उसके अंदर मेरी पुरानी स्मृतियां है और मेरी आज की स्मृति भी है। अब क्या सब कुछ एक चित्र में आ सकता है? मैंने कहा चलो करके देखते हैं। तो ये किया, ये चित्र, और करने के बाद मुझे लगा कि यह हो सकता है। और तब से मैंने जो चित्र बनाए हैं वो सभी चित्रों में, और जो आखिर में मतलब 10 साल में जो बनाए, उसमें एक चित्र है जो आपने पहले देखा है, जो अर्पण जी ने दिखाया था, उसका शीर्षक है प्रतीक्षा और परिभ्रमण, मतलब वेटिंग एंड वॉन्डरिंग। तो उस चित्र में बात यह है कि उसमें जैसे भूमि दृश्य तो है, इसमें आकृतियां मतलब मनुष्य आकृतियां भी है, लेकिन उसमें कुछ अंदरू जो लोग घर के अंदर है या किसी अंदरूनी जगह पर है वो, और जो बाहर है, दोनों को साथ में बिठाया है। मतलब अंदर का बाहर और बाहर का अंदर, अगर दोनों को मिलाया जाए तो जैसे कि हमारी यात्रा अंदर से बाहर और बाहर से अंदर होती है, उस तरह से चित्र में कुछ करने की कोशिश हुई। तो ये चित्र जब मैंने बनाया तब मुझे काफी चीज मतलब के करने का मौका मिला, और मैंने कुछ 3 या 4 चित्र बनाए, और वो एक श्रृंखला सी बन गई। और उस वक्त हम कलाकारों ने एक गुट नया बनाया था, गुट का कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन हमने प्रदर्शनी की, उसका नाम था प्लेस फॉर पीपल, मतलब लोगों के लिए जगह। उसमें ये चित्र थे। इसमें हम 6 कलाकार थे, जोगेन चौधरी थे, विवान सुंदरम थे, नलिनी मलानी थी, फिर सुधीर पटवर्धन थे, और मतलब समझ लीजिए 6 कलाकार ने मिलकर ये प्रदर्शनी बम्बई और दिल्ली में की। और गीता कपूर को हमने बुलाया कि वो हमारे चित्रों पर न लिखे, उसे जो लिखना हो वो लिखे, वो हम उनका जो निबंध है वो हमारे कैटलॉग में साथ छापेंगे। तो ये हुआ 1980 की शुरुआत में। तो अब तो चित्रों की बात करो तो वो तो बहुत लंबा चलेगा। अगर आपके कोई खास विशेष प्रश्न है तो आप अगर पूछ लें तो मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी मित्रों, बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है। एक कलाकार के संघर्ष को और कला के प्रति उसके समर्पण को हम देख रहे हैं, और पूर्व के वक्ताओं ने भी जिस तरह से शेख साहब के लिए कहा कि
उनके भीतर एक वैश्विक दृष्टि है और इन घटनाओं से और जिन जगहों की बात की और लंदन से लेकर भारत तक की यात्रा, मुंबई तक की यात्रा स्थल मार्ग से करते हुए तमाम तरह के अनुभवों को बटोरते हुए गुलाम मोहम्मद शेख सचमुच में एक वैश्विक दृष्टि के साथ संपन्न होते हुए लौटते हैं और एक के बाद एक कई ऐसे खूबसूरत चित्र हम इनकी कूची से निकलते हुए देखते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख जी ने बतौर अतिथि कलाकार आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, चिवितेला रानियरी सेंटर, इटली, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, अमेरिका, मोन्टाल्वो, कैलिफोर्निया आदि जगहों पर भी काम किया है। इन अलग अलग जगहों पर रहते हुए कई जरूरी और कई ऐसे रोचक प्रसंग होंगे जिनमें से कुछ एक को अगर आप हम सभी के साथ साझा करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। शेख साहब। तो प्रसंग तो इतने हैं कि अगर बात करने लगो तो सुबह हो जाएगी। जी। अच्छा, कुछ बात कर लूं। विदेश में तो घूमना काफी हुआ है। मतलब मुझे सिर्फ पश्चिम के प्रदेशों में नहीं जाना था, मुझे देखना था कि पूर्व के प्रदेश में भी क्या है। तो कंबोडिया भी जाना हुआ, जहां मैंने देखा कि बौद्ध और जो हमारे जो वैष्णव जो देवता है, दोनों का सम्मिलन उनके शिल्पों में दिखाई दिया। बोरोबुदुर गया तो वहां पर समझ लो कि वो बड़ा एक स्तूप है, इतना बड़ा कि जो ऊपर चल कर ही देख सकते हैं। अनुभव ये हुआ अजीब था कि जब पहुंचा तो सारा जो पत्थर में बना हुआ बड़ा सा, मतलब एक विशाल ऐसा परिसर था जिसे बोरोबुदुर कहते हैं। वो समझ लो कि बड़ा एक महान ऐसी इमारत है। तो पत्थर जो था वो उस वक्त से समझ लो कि थोड़ा सा पत्थर के रूप में दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी वक्त जब वहां पर बारिश हो गई तो वो पत्थर जैसे कि थोड़ा सा काला बन गया। पत्थर में जब पानी जाता है, वो सैंडस्टोन होता है, उसको मतलब जैसे कि पी लेता है तो उसका रंग बदल गया। तो वो सारा जो माहौल था वो बदल गया, वो जैसे कि सारा परिसर बदल गया। और करीब एक आध घंटे में जब मैं वहीं खड़ा था, देखता रहा कि जब वो पानी जो है वो जब धूप निकली तो सूखने लगा, तो उसका पुराना जो पत्थर का रंग है फिर झलकने लगा। ऐसा है कि जैसे कि चमत्कार होता है ना, तो चमत्कार जैसे कि हमारे सामने हो गया। तो ऐसा कई जगहों पर हुआ है। यूरोप में मैंने कई कलाकारों के चित्र देखे, उनको देखते वक्त भी ऐसा ही अनुभव किया है। मैं एक बात बताता हूँ कि फ्रांस में शार्त्र नाम का एक बड़ा शहर है, जहाँ एक बहुत बड़ा गिरजाघर है, जिसका वो शार्त्र का गिरजाघर ही कहते हैं उसको, मतलब कैथेड्रल है। अब मैं पहुंचा उस दिन जब वो क्या बोलते हैं अप्रैल में जब होता है ना, जब तो उस वक्त मास हो रहा था। मतलब सब जो गाने वाले लड़के लड़कियां हैं वो सब इकट्ठे हुए थे। और मैं जब दाखिल हुआ तो अंदर अंधेरा था, कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा था। इन लोगों ने गाना शुरू किया और सुबह का वक्त था। तो धीरे धीरे वो जो एक जब मैं दाखिल हुआ तो वो माहौल जैसे कि बादलों छाया था, और धीरे धीरे जैसे कि बादल के अंदर से सूरज निकला और रोशनी आई। तो मैंने देखा कि
चारों ओर, ये गिरजाघर के चारों ओर रंगीन कांच की खिड़कियां हैं। वो एकदम झलक उठी, ऐसी झलक उठी कि जैसे कि सारे गिरजाघर को ऊपर उठा लिया। और जब गिरजाघर में जब वो प्रार्थना हो रही थी, तो प्रार्थना के साथ जैसे भी गिरजाघर भी थोड़ा सा ऊंचा हो गया। मतलब ऐसे अनुभव कई जगहों पर हुए हैं। कई चित्रों को देखते वक्त लगा कि ये कहाँ पर ये चित्रकार, इसने ये क्या किया होगा, कैसे बनाया होगा। मतलब मैं सब देख के आया हूँ, माइकल एंजेलो को भी देखा, लियोनार्डो को भी देखा, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी अनुभूतियां हैं। लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें कुछ और अनुभव होता है। मुझे ये बहुत दिलचस्पी थी कि मैं दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों के साथ कहीं किसी न किसी तरह का संबंध रचूं, और ये हो पाया। मतलब कि और मेरे कई मित्र भी बन गए इधर उधर। मतलब जैसे कि हम चीन भी जा चुके हैं, और चीन में भी हमने देखा कि वहां पर भी एक महान कला और महान कला का वैभव सचमुच हमारी नजरों के सामने है। एक ही चीज बताता हूँ, दुन हुआंग नाम की गोबी के रेगिस्तान में कुछ 300 जैसी गुफाएं हैं, और वो सभी गुफाएं चित्रित है। अजंता में 30 के ऊपर है, यहाँ पर 300 के ऊपर है, और वो सभी सदियों तक वहां पर उन गुफाओं में चित्र बनते रहे। और वो गुफाएं रेगिस्तान में थी, तो हो सकता है कि रेगिस्तान की हवा में ये सब ढक गया था, और वो सब कुछ जैसा था वैसा बच गया। तो आज भी हमारे सामने वो ईस्वी सन पहले शुरुआत की जो सदियां थी उस जमाने की, ईस्वी सन पहले की जो सदियां थी उसकी जो कला है वो वहां पर अभी साबुत है, हमारे सामने है। तो ये सब कुछ देखा तो वो लगता है कि जैसे कि इंसान तो बहुत छोटा आदमी है, लेकिन इंसान की नजर या इंसान का दिल, इंसान का जो जो कुछ भी कहो रुतबा है, उसके कारण वो बहुत कुछ बना सकता है। वो अपने समय के पार की बातें कर सकता है। मतलब जैसे कि उनकी कला उनके समय को पार करके हम तक पहुंच गई है, पहुंच जाती है। तो ये अनुभव मुझे कई जगहों पर हुआ। ठीक है जी मित्रों, हम लोग शेख साहब जी को सुनते हुए किस तरह स्वयं भी रोमांचित हो रहे हैं, यह कहने की जरूरत नहीं है। एक सवाल अपने मित्र और दर्शक विजय पाल जी का ले रहा हूं। विजय जी पूछते हैं, शेख साहब, आपने कला, कला मर्मज्ञ और लेखन में किस तरह से सामंजस्य बिठाया? कला, कला चिंतन और लेखन में किस तरह से सामंजस्य बिठाया? देखिए, ये सामंजस्य मैंने नहीं बिठाया। मुझे मालूम नहीं कि ये सामंजस्य कैसे आता है, लेकिन मेरा जो रुख रहा है वो ये है कि मुझे एक तो चित्र करने हैं, मतलब चित्र करने हैं, और चित्र उस तरह से करने हैं कि मतलब वो चित्र को मैं इतनी बार कई बार करता हूँ, 3-4 बार घसीट के मिटा देता हूँ। मतलब कि उनको खत्म कर देता हूँ और फिर बाद में फिर से उसी को करने लगता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि चित्र करने का जो मेरा इरादा है ये है कि जब तक मुझे तसल्ली ना हो, मुझे न लगे कि ये चित्र में मैं कुछ कर पाया हूँ, तब तक ये चित्र नहीं बन, मेरे लिए वो चित्र नहीं बनेगा। तो ये एक बात है।
दूसरी बात यह है कि मैं चारों ओर देखता रहता हूँ अपने कलाकारों का काम, औरों का काम, और मुझे लगता है, मतलब मैं विद्यार्थियों से भी बात करता रहता था और कहता रहता था कि तुम एक दूसरे के काम देखो और समझो, बात करते रहो, संवाद बनाए रखो। तो मुझे लगता है कि जब हम हमारे आंख कान खुले रखते हैं तो उसमें से कई बातें आती है जो हमारे जहन में उतर जाती है और कहीं ना कहीं वो हमारे काम में निखर आती है। तो ये बात थी कि मैं अपने कलाकारों का काम देखकर मैंने सोचा कि अगर भूपेन खक्खर को इस तरह का काम करना, मतलब कि उसको क्या दिलचस्पी थी, उसी दिलचस्पी थी जो शहर के कोने में पड़े हुए या तो छोटे छोटे कस्बों में या तो छोटी दुकानों में बैठे हुए काम करते हुए जो कारीगर है या दुकानदार है, क्या उन लोगों की पेंटिंग बन सकती है? तो मैंने ये समझने की कोशिश की कि देखिए ये आदमी कहाँ उतर कर कैसे लोगों के साथ नाता जोड़ने की कोशिश करता है। तो उसी तरह से मैंने नसरीन मोहम्मदी की कला को देखा। मुझे लगा कि देखिए मैं तो कोई अमूर्त चित्र नहीं बनाता, मगर ये अमूर्त बनाती है, मगर उसके चित्र मुझे लुभाते हैं। क्यों? तो मैं उस चित्रों की को देखने लगा। देखने से मुझे धीरे धीरे लगा कि मैं उसके अंदर उतर सकता हूँ, उसके अंदर से मुझे कुछ मेरे जो सवाल उठते हैं उन सवाल के कुछ न कुछ जवाब मिल जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं कि मैं मनुष्याकृति के चित्र बनाऊं और मैं ये अमूर्त चित्र है उनके पास पहुंच ना पाऊं। अगर मैं कोशिश करूं तो जरूर पहुंच पाऊंगा। तो इस तरह से मुझे ये आकर्षित जो जो आकर्षित करता है उसकी ओर मैं मुड़ता हूं और कोशिश करता हूं कि ये मेरी समझ में आता है कि नहीं। उसी तरह से मैं ये भी समझता हूं कि कलाकार सिर्फ कोई माटी का पुतला तो नहीं है। कलाकार कोई ऐसे ही कोई मूढ़ व्यक्ति तो नहीं है। कलाकार के पास भी भाषा है, कलाकार के पास भी आंखें हैं, कलाकार के पास सब कुछ, सभी इंद्रियां हैं। तो वो कलाकार इन सभी इंद्रियों से दुनिया को देखता है, परखता है, निरखता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम सोचना शुरू करें तो ये हमारी इंद्रियां हमें काम में आती है। तो जब मैं ये सोचने लगा कि मुझे अपनी इंद्रियों को काम में लगाना है, तो मुझे लगा, मैं जब भारतीय चित्रकला, मतलब कि जैसे कि आप जिसको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, राजस्थान की कला, मुगल कला है, पहाड़ी कला है, वगैरह वगैरह, जब देखने लगा से उस कला के अंदर समझ लो कि मैं चित्र रंगों की बात करता हूँ। तो अब रंगों के बारे में हमें बताया जाता है कि जो स्पेक्ट्रम होता है, इसके इतने रंग होते हैं, उसके मुताबिक लाल, पीला, फिर वो हरा और फिर नीला वगैरह होते जाते हैं। वो साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका है, ठीक है। हमारे कलाकारों ने क्या इस तरह के वैज्ञानिक, क्या हम हमारी जो कला है उसको इस तरह से देखें कि हम कोई दूसरा तरीका ढूंढने की कोशिश करें। मैंने ढूंढने की कोशिश ये की कि मुझे लगा कि यहाँ पर जैसे कि कभी जब राजस्थानी या पहाड़ी भी कलाकार जब इसे बैकग्राउंड कहते हैं, पश्चात वो होती है उसको, या जमीन जो होती है उस पर पूरा लाल रंग लगा देता है। अब लाल रंग की जमीन तो होती नहीं है। कई बार ये भी बताता है कि आसमान भी लाल रंग का होता है। कई बार ये भी होता है कि कई चीजें जो होती है वो ऐसे कड़े, मतलब तेज रंगों में भरी हुई होती है, भरपूर होती है। तो ये रंग की कल्पना कहाँ से आती है? मुझे लगा कि ये कल्पना जो है वो हमारे जीवन से आती है। हम शायद स्वाद से आती है, शायद ये मिर्ची जैसा तेज रंग है,
शायद ये सुगंध से आती है, शायद इसके अंदर कोई ऐसी तेज सुगंध का अर्थ है, शायद कुछ चीज को छूने से आती है। तो जब जब भी हम सोचने लगते हैं तो हमारे सामने जो समस्याएं होती है उसके कहीं न कहीं रास्ते, मतलब उसके हल के रास्ते भी दिखते हैं। और जब हम इस तरह से सोचने लगते हैं तो हमारी कला धीरे धीरे या हम अपनी कला की ओर बढ़ते जाते हैं और हमारी कला और हम एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं। तो क्या वो लिखा जा सकता है? मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों नहीं लिखा जा सकता, हमें कोशिश करनी चाहिए। अंग्रेजी में अगर कला के बारे में इतना सारा लिखा गया है तो गुजराती में क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए। पहले मैंने तो कला के बारे में लिखना तभी शुरू किया था जब मैं पढ़ने आया था बड़ौदा में, और लिखता रहा। तो मुझे लगा कि ये अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम भी हमारी कला की जो खूबियां हैं, हमारी कला के जो विशेषताएं हैं, हमारी की कलाकारी की जो खास किस्म की जो एक सेंसिबिलिटी जिसे कहते हैं, ये जो सर्जना है, ये सर्जन की जो विधा, ये कहाँ से आती है? ये हमारे जीवन से आती है। तो हमारे जीवन में हम सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब देखने की कला सिर्फ देखने की नहीं रहती, देखने की कला में कुछ चखने का भी आ जाता है, देखने की कला में कुछ सूंघने का भी आ जाता है, देखने की कला में बहुत सारी चीजें इस तरह से मिली जुली हो जाती है। अगर ये मिलजुल मतलब घुल जाते हैं तब हमें पता लगता है कि ये इसके पीछे जो कल्पना है, कल्पना के अंदर एक किस्म का जीवन के गूढ़ अर्थों का कोई सामंजस्य भी साथ में मिला हुआ है। तो मुझे लगा कि अगर ये मेरी नजर में आता है तो मुझे लिखना चाहिए, और मैंने फिर चित्रों पर लिखना शुरू किया। अब ये तीनों चीजें जो आप कह रहे हैं कि मेरे चित्र करना और जो चित्रों के बारे में सोचना, चित्रों के बारे में लिखना, ये एक दूसरे में से निकलते आए हैं। मैंने कुछ कोशिश नहीं की, मुझे लगा कि ये करना चाहिए। और मुझे लगा कि गुजराती लेखक को कि गुजराती भावक को भी इतना हक है कि वो अपनी कला को अपनी भाषा में समझ पाए। इसलिए मैंने गुजराती में ये सब लिखना शुरू किया, और आखिर में मैंने एक किताब भी विश्व कला की भी कर ली। वो विश्व कला का परिचय है, लेकिन उसमें मैंने पश्चिम और पूर्व की आधुनिक और प्राचीन सभी कलाओं को साथ में मिलाने की कोशिश की। मगर साथ में अपना काम करना बहुत जरूरी है, सोचते रहना जरूरी है, संवाद बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, जवाब जी दिया कि नहीं? बिल्कुल बहुत ही प्यारा जवाब, और ऐसा जवाब कि हर व्यक्ति को उससे लाभ हो सके। और वो विजय जी की प्रतिक्रिया भी आ रही है, जी सर, स्वाभाविक हो गया यूं सामंजस्य। मित्रों, गुलाम मोहम्मद शेख ने कई महत्वपूर्ण जगहों पर म्यूरल भी बनाए हैं। मसलन जर्नीज अक्रॉस टाइम, ट्री ऑफ लाइफ। तो म्यूरल बनाने के जो अनुभव हैं और उसकी किस तरह की तैयारी होती है, इस पर भी कुछ कहें शेख साहब। दो उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण है, जब मुझे न्योता मिला मध्य प्रदेश सरकार से, खास करके वहाँ जो एक नया विधान भवन बन रहा था जिसके स्थपति थे चार्ल्स कोरिया, उन्होंने बताया कि ये जो बड़ी इमारत है उसके अंदर हम कलाकारों को जोड़ना चाहते हैं, क्या मैं उसके लिए कोई चित्र बनाऊंगा। तो मेरे लिए बड़ी चुनौती थी, मुझे लगा कि ये यहाँ पर तो म्यूरल ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बड़ी दीवार होगी। और दीवार जो मैंने देखी वो 31 फुट ऊंची थी और करीब 21 फुट चौड़ी थी, और उसमें बीच में से दरवाजा था जिससे
विधायक अंदर दाखिल होते हैं। तो मैंने सोचा कर लेते हैं, ये कैसे बनाए। अब वो चित्र उस दीवार को उकेर कर करना मुश्किल था और 6 महीने में बनाना था। तो मैंने सोचा कि मैं चित्र बनाऊंगा और वो चित्रों को मैंने बनाना शुरू किया और मैंने अपने साथ अपने दोस्तों को और साथ में सचमुच तो मैंने कई सहायकर्ता क्या बोलते हैं आप जिसको, हमारे एसोसिएट्स है, उन लोगों को मिलाए। मेरे कुछ विद्यार्थी भी थे, विद्यार्थियों के विद्यार्थी भी थे और एक 11 क्या सब सदस्यों की हमने एक टीम बना ली और हम लोगों ने, तो मैंने खुद 3 चित्र बनाए। वो जो उसका फॉर्मेट था उसके मुताबिक मैंने 6 फुट के 3 चित्र बनाए। 3 चित्रों में से मुझे लगा कि 2 चित्र इसके काबिल नहीं है, तीसरा चित्र बड़ा करने के काबिल है। तो हम लोगों ने साथ मिलके उसको बड़ा किया। बड़ा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी थी, जो हमने दिन रात की, और उसको 13 हिस्सों में बांट दिया और उसके पैनल्स बनाए। और पैनल्स के लिए हमने किसी आर्किटेक्ट को भी रोक लिया था। तो सब लोगों ने उसमें अपना मतलब सबने साथ जुटाया, सबने काम किया। मैंने किया, मेरे साथ सभी लोगों ने किया, हम लोगों ने साथ मिलके काम किया। तो मेरा ये एक बहुत ये अनूठा अनुभव था कि मैंने दूसरों के साथ मिलके चित्र बनाया। हालांकि चित्र मेरा है, उसकी कल्पना मेरी है और ज्यादातर मैंने अपने हाथों बनाया, फिर भी जो बड़ा बनाया है उसमें कईयों के हाथ है और कईयों के हाथों के साथ शायद उनकी अपनी कल्पना भी थोड़ी बहुत उसके अंदर होगी ना। तो मैंने ये सब कुछ किया, तो ये चित्र बनाया। तो और यहाँ तक कि हमने अपने कारीगरों को भी बिठाया, मतलब कि कारपेंटर्स जो सुधार थे उनको भी हम साथ में ले गए और चित्र भी हमने खुद ने वहीं लगा दिया। तो वो चित्र लगा हुआ है। अब बात यह है कि जो 6 फुट का चित्र था उसको जब आप 5 गुना बड़ा करते हैं तो क्या होता है। 6 फुट के चित्र के सामने आप खड़े रहते हैं, आपकी हाइट अगर 5.5 फुट की है तो आपको सब कुछ सामने से आप 3 फुट 4 फुट 5 फुट दूर खड़े रह दिखता है। लेकिन जब 31 फुट का होता है तो आपको 31 फुट नहीं 60 फुट पीछे जाना पड़ता है, तभी आपको पूरा चित्र दिखाई देता है। और जो 6 फुट के चित्र में जो 2 फुट पर एक आकृति है, वो आकृति वहां पर समझ लो कि 20 फुट के ऊपर चली जाती है। तो वो कैसी होता है, तो आप नीचे खड़े रहते हैं, आपको वो दिखती है, कैसी दिखेगी। तो जब बड़ा कर रहे थे तो वो चित्र की कॉपी करने के बजाय हमने ये सोचा कि जब बड़ा होगा तो कैसा दिखेगा, उसके हिसाब से हमें उसमें बदलाव भी हम उनमें लाए। तो ये एक बड़ा अनुभव था। और ये चित्र विधान परिषद के दरवाजे पर लगाओ। अगर ये चित्र है, अगर मैं मध्य प्रदेश में बनाता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की कोई कहानियां, कोई चित्र, कोई आकृति तो लानी है। तो वो भी हमने की है, कोशिश की है। उसके अलावा मुझे एक मन में जो मंशा थी कि कभी न कभी मुझे पूरा पेड़ बनाना है। तो इसलिए मुझे ये 30 फुट का पेड़ बनाने की जो संभावना दिखी, उसको भी मैंने इसके आज साथ में संजो लिया है। और उसके साथ साथ थोड़े थोड़े जो ऐसे सवाल थे कि क्या इसके अंदर ये जो विधायक है, ये विधायक बैठते हैं, क्या विधायक को भी हम चित्र में बिठा सकते हैं। तो मैंने ये भी कोशिश की कि दोनों साइड पर म्यूरल में नीचे विधायक बैठे हुए हैं और किसकी चर्चा कर रहे हैं। मैंने वहां पर यूनियन कार्बाइड भी दिखाया है और साथ में नर्मदा डैम भी। मतलब कि एक बात हुई। दूसरा जो अनुभव हुआ वो जब राजीव सेठी ने मुझे कहा कि बम्बई के एयरपोर्ट पर उन्हें जो एक ट्रैवलेटर होता है जहाँ उस पर खड़े रहकर लोग चलते हैं, मतलब अपने आप चलता है, उसकी दीवार जो है, उसकी दीवार 72 फुट की लंबी दीवार थी, उस पर चित्र बनाना। तब वो चित्र बनाना था तो वो मैंने वो भी कैनवास पर 72 फुट का
चित्र बनाने की ठान ली और वो कई कैनवास को इकट्ठे करके हमने उसको पूरा किया, उसमें कई चीजें बिठाई। लेकिन कुछ उनका एक कोई सुझाव था राजीव सेठी का कि आप इसके अंदर कुछ नई चीज कर सकते हैं। मैंने बोला क्या नई चीज? तो बोला कुछ में चल सकता है। तो हमने क्या उसमें अंदर कई गोलाकार बनाए हैं, वो मतलब विश्व के नक्शे के गोलाकार है। तो गोलाकारों को हमने अलग करके अलग बनाया और इस तरह से बनाया कि जिसको घुमाया जा सके, और उसमें हमने सेंसर बिठाया है। और सेंसर के कारण क्या होता है कि अगर आप चित्र के 8 फुट के दायरे में आते हैं तो वो जो चक्र है वो धीरे 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 घूमने लगता है। ऐसे 6 चक्र है, वो छह चक्र एक साथ घूमने लगते हैं। और आप अगर 8 फुट से बाहर निकलेंगे तो वो धीरे धीरे रुक जाते हैं। तो मतलब वो चित्र भी है, साथ में वो थोड़ा कल बिंदु कह रही थी ना, वैसा चलचित्र भी है। वो फिल्म नहीं है लेकिन उसके अंदर चित्र ही खुद चलता है। तो ये मेरा ये था कि जैसे कि वो चित्र 72 फुट, मतलब फुट अंग्रेजी में कहते हैं, उसका मतलब कदम होता है। तो 72 कदमों का ये चित्र है और उसमें मैंने देश विदेश की जो कई मेरे दिमाग की जो कल्पनाएं हैं उसमें से और यथार्थ के जो अनुभव है वो साथ में बुन लिए हैं। और वो चित्र अभी भी बम्बई के एयरपोर्ट पर लगा हुआ है। ये हमारे 2 म्यूरल के अनुभव हैं। दूसरा भी, तीसरा चाहे और भी है, मगर ये काफी है। जी, इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं और आपने पूर्व में शिल्पकार और चित्रकार माइकल एंजेलो की चर्चा की। माइकल एंजेलो के ही संबंध में लेखक उदय भानु पांडे जी का सवाल है कि क्या माइकल एंजेलो के चित्रों में, खासकर पुरुष चित्रों में, आपको विकृति दिखाई पड़ी? आप विकृति का अर्थ अगर डिस्टॉर्शन करते हैं, जो अंग्रेजी में उसका नकारात्मक अर्थ नहीं होता, सकारात्मक अर्थ होता है, तो सही है। अगर आप विकृति का मतलब कुछ गलती समझते हैं या कुछ उसके अंदर कुछ विकृत हो जाता है, ऐसा अगर आप कह रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि माइकल एंजेलो के शिल्प में या चित्रों में ऐसा कुछ नहीं होता है। माइकल एंजेलो को चित्र में ऐसी शेख साहब, कृपया माइक को ऑन कर लें। कृपया माइक को ऑन कर लें। शेख साहब, कृपया माइक को ऑन कर लें। मित्रों, लगता है कि इनका मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है। जी, माइक को ऑन कर लें। शेख साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। कृपया माइक को ऑन कर लें। जी, अब आपको वो, सुनाई दे रहा है? हाँ, वो पूरी बातचीत रह गई जो आप। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। पता नहीं वो आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही वो मुझे। वापस आपका इसमें मोबाइल कुछ रुक गया संभवतः था या हैंग हो किसी ने गया इस है। पर फोन किया था, इसलिए ये वो रुक जी जी, गया है। तो कृपया आप दोबारा से प्रवेश कर चलिए, लें। अब ठीक है, अब इसको समाप्त कर लें। नहीं शेख साहब, अब हम लोग समाप्ति की ओर ही हैं। एक बार दोबारा से आप आ जाएं। क्या करूं? आप दोबारा से एक बार आ जाएं। आप दोबारा से एक बार आ जाएं। मित्रों, हम प्रतीक्षा करते हैं शेख साहब एक बार
दोबारा से हमसे जुड़ जाएं और उनके लेखक पक्ष पर भी बातचीत होनी है। चेतन जी की और कुछ एक मित्रों की इच्छा भी है कि वे अपनी कुछ कविताओं का पाठ भी करें। मैं उम्मीद करता हूं कि वे शीघ्र ही हमें ज्वाइन कर लेंगे। इस बीच हमारे साथ उमाशंकर पाठक जी, बाल कीर्ति, प्रयाग शुक्ल जी, लीलाधर मंडलोई जी, चेतन जी और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। रंजना पोहनकर जी, विजयपाल जी, अशोक गोस्वामी जी, उदय भानु पांडे जी, मंजुला चतुर्वेदी जी और कई करुणामय जी, रामकुमार तिवारी जी, प्रशांत जैन, प्रतिमान, किरण कुमार मोदक जी, उमा शर्मा जी, सुरेश चंद्र जांगिड़ जी, मृदुला भारद्वाज जी और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं। मैं इन सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस चर्चा में बने हुए हैं। और एक बार मैं अनुरोध करता हूं कि गुलाम मोहम्मद शेख जी हमसे जुड़ जाएं और हम लोग उनके लेखक पक्ष से भी अवगत हो सकें। और मित्रों, वे जुड़ गए हैं जी। अब सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, माइकल एंजेलो जी वाला जो सवाल था उस पर बात कर लें, फिर हम कुछ कविताएं सुन लेंगे और फिर कार्यक्रम को हम लोग समाप्त कर लेंगे। जी शेख साहब, वो बात अधूरी रह गई थी। कविताएं अभी मेरे हाथ में नहीं है। जी जी, ठीक है। तो कविताओं वो को जो रहने दी। जी जी, माइकल माइकल एंजेलो, एंजेलो को हाँ, वो बात पूरी कर माइकल लें। एंजेलो के बारे में मैंने आपको बताया कि माइकल एंजेलो ने जो मनुष्य का, खास करके पुरुष का जो देह बनाया है, उसने इतनी बड़ी, क्या समझ लें, उसके अंदर इतनी बड़ी कुछ गजब की ताकत है कि जो पहले कभी कहीं दिखाई नहीं दी थी। अगर दिखाई भी दी भी थी तो वो जो प्राचीन ग्रीक या रोमन शिल्पों में थी वैसी थी। लेकिन माइकल एंजेलो ने उसको एक नया स्वरूप दिया जो 15वीं शताब्दी के लिए बिल्कुल एक नया आयाम था। और उसने जो शिल्प बनाए उसकी, मतलब उसको तो, उसके बारे में तो मतलब पुस्तकें लिखी गई है। मैं उसके बारे में क्या कहूँ, मगर यही कह सकता हूँ कि उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन नकारात्मक रूप का नहीं है। जो है वो बिल्कुल सकारात्मक है। और वो जो कुछ भी किया है उसने, वो एक बहुत कमाल की सिद्धि है, समझ लीजिए। और मित्रों, हम लोग कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हैं और कुछ देर की बातचीत हम और कर लेते हैं, क्योंकि गुलाम मोहम्मद शेख जी का जन्मदिन है और घर के भी लोग इनसे बातचीत करने के लिए कहीं ना कहीं प्रतीक्षारत हैं, विदेशों में हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। मैं बस लेखक पक्ष पर कुछ बातचीत कर लूं। जो गुजराती में इनके कविता संग्रह है, जिसकी चर्चा कई वक्ताओं ने की और कई वक्ताओं ने उन कविताओं का पाठ भी किया और उसका हिंदी में अनुवाद भी सुनाया। वे कविता संग्रह अथवा 1974, 1974 और अथवा अने 2013 में प्रकाशित हैं। और यह किताब, जिसे आपने आज अशोक वाजपेयी जी के हाथ में भी देखा और जहां से कुछ संदर्भ लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी, निरखे ते नजर वर्ष 2016 में गुजराती में और अब हिंदी में निरखे वही नजर नाम से उपलब्ध है। आप पढ़ सकते हैं। स्मरण कथाएं
जिस पर कल विस्तार से चर्चा हुई, घेर जता पर, और जिनमें से कुछ अंशों के हिंदी अनुवाद पर अशोक जी ने भी बातचीत की, वह भी बहुत उत्कृष्ट और बड़े ही सूक्ष्म किस्म का गद्य है, घेर जता, जो वर्ष 2015 में प्रकाशित है और जो शीघ्र ही हिंदी में आने को है। विश्व कला का इतिहास संपादन शिरीष पंचाल के साथ और दृश्य कला जैसी किताबें इनके खाते में हैं। तो अभी संभवतः शेख साहब के पास इनके कविता संग्रह नहीं है, तो मैं उस के लिए अब अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकता और ज्यादा परेशान करना भी उचित नहीं होगा। मगर यह किताब निरखे वही नजर आपके पास है, इसमें से कोई एक अंश आप पढ़ लें और इसके बाद फिर हम लोग इस बातचीत को। अच्छा जी, इसमें एक लेख है जिसका शीर्षक है रसना और रचना की कहानी। जी, तो उसमें से कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी, ठीक है, तो ये जो है इसमें बात करने का जो आशय यही था जी, कि अगर कथा की अगर परंपरा अगर अभी भी मौजूद है हमारे जीवन में, तो ये कथा के पुराने स्वरूप की और क्या हम पुराने स्वरूपों को देखकर आज उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि नहीं। तो ये मैंने इसमें कोशिश ये की है कि ये जो सोमदेव का कथा सरित सागर है, जो बड़ा ग्रंथ है, जो सचमुच तो खोए हुए ग्रंथ बृहत कथा का संक्षिप्त संस्करण है माना जाता है, उसमें कुछ कहानियां, एक कहानी है जो शिव पार्वती की कहानी है, और उसमें क्या है कि वो कहानी में जब एक गण होता है जो एक मतलब समझ लीजिए कि वो कुछ गुनाह करता है और पार्वती उसे शाप देती है, और जब शाप देती है तो वो कहीं कोई और जगह पर जन्म लेकर पैदा होता है और फिर उसका दूसरा जन्म कहीं और भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कहानी में शाप का इस्तेमाल इस तरह से किया गया है कि कहानी में कहानी हो, और कई बार ये भी होता है कि कहानीकार जो होता है वो एक कहानी में बाहर होता है, और हो भी सकता है कि एक और कहानी बन जाए जिनके अंदर कहानीकार एक पात्र बन जाता है। तो मैंने ये जो तरीका है उसके बारे में कुछ मैंने बातें की है। अभी तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ जो मेरे सामने आया वो। तो एक बाशन नाम के बड़े इतिहासकार है जिन्होंने बात की है कि ये जो कहानियां हैं वो बक्से में बक्सा हो उस तरह की है। तो मैं कुछ उसके बारे में अपने विचार यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ। बाशम जिसे बक्से में बक्सा यानी कि कथा में कथा कहते हैं, ऐसे कथा स्वरूप वाले इस संग्रह में मतलब कि कथा सागर में कथाओं के ढेर हैं। इस संग्रह में रानी के साथ अवैध संबंधों से गलती से फंसने वाले वररुचि की,
बेवकूफ राजा की मूर्खता पर खड़खड़ हंसते बाजार में बिकती हुई मछली की अरेबियन नाइट्स में आने वाली उसी कथा की याद दिलाती है। चतुर गणिकाओं, सद्गुणी और विवाहेतर संबंध रखने वाली पत्नियों की, भले एवं द्वेषी राक्षसों की कहानियां हैं। इनके अलावा नदी में तैरने वाले हाथ और जादुई गलीचे, पाटलिपुत्र का राजकुमारी और पाटलिपुत्र की राजकुमारी और पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित करने में, मतलब पाटलिपुत्र की राजधानी और पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में स्थापित करने की कहानियां भी है। परकाया प्रवेश की शक्ति से अंतिम शूद्र राजा नंद के देह में प्रवेश करते समय संरक्षण के लिए मित्र के घर रखी अपनी देह को अग्निदाह दिए जाने पर पराये शूद्र देह में हमेशा के लिए फंस जाते हुए ब्राह्मण इंद्रदत्त की कथा भी इसमें है। इन बहुरूप रंग धारक कैलिडोस्कोप के समान कथानक संग्रह में विविध परिमाण और उद्देश्यों की कोई सीमा नहीं है। यह खजाना विविध रंगी झनकारों की ध्वनियों से भरा हुआ है। कथा सरित सागर के विराट सामुद्रिक स्वरूप की शुरुआत उसके आमुख से ही हो जाती है। एक और पैराग्राफ पढ़ लेता हूं। ऊपर से देखने पर सरल या जरा यादृच्छिक लगने वाली इस प्रस्तावना में हैरत में डालने वाली जटिलता और ध्वनिशीलता छिपी हुई है। जीवन के समग्र पट क्षेत्रों को शामिल करने के लिए मनुष्यों की जगह विद्याधरों की पसंदगी में रहस्यमयता का तत्व भागीदारी के साथ जुड़ा है। इसमें शिव जिसकी बात करते हैं, ऐसी दिव्य कथा के अद्भुत और तिलस्मी पहलू प्रकट होते हैं। श्राप और श्राप मुक्ति का उपयोग कथा में कथा गूंथने और अंदर की कहानी को बाहर की कहानी के प्रारंभ के साथ जोड़ने में काम आता है और उससे कथा में अंतर्निहित संचरण गतिमान होते हैं। मर्त्यलोक और देवलोक के बीच का अंतर यथार्थ और कपोल कल्पना के विश्व के आवागमन का द्योतक है। दिव्य मानुष चेष्टा, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, कि समान कथानक जिए जाने वाले जीवन का विच्छेद किए बिना अलौकिक में विवरण करवाता है, अलौकिक में विचरण करवाता है। दिव्य मानुष चेष्टा के समान कथानक जिए जाने वाले जीवन का विच्छेद किए बिना अलौकिक में विचरण करवाता है। दूसरे प्रयोजन भी उतने ही सांकेतिक है। देव भाषा से शूद्र या क्षुद्र बोली में और मौखिक से लिपिबद्ध में जाने की बात भी जितनी मार्मिक है, उतनी ही ऐतिहासिक और काल्पनिक पात्रों के साहचर्यों की है। आदिम कथाकार के रूप में शिवर और श्रोता के रूप में सर्वज्ञ शक्ति पार्वती की पसंदगी में नए नए संकेत और प्रश्न अंतर्निहित है। शिव के रूप में वैदिक रुद्र और आर्येतर जीववादी पशुपति, ये दोनों ही रूप समाहित है। शूद्र के शरीर में बंद ब्राह्मण के जीव का हिस्सा इसी हेतु का दूसरा रूप है। इन सभी में अंत में मेल के अलावा इनके अंदर के तनाव और संघर्षों का भी समावेश हुआ है। मनुष्य जाति के द्वारा खो देने वाली कथाओं को जिसने सुना, उनमें भूखे पशु पंछी के माध्यम से मानवेतर परिमाण और आवर्तन के प्रति
हुए संकेतों को देखा जा सकता है। ये तो कुछ मैंने 2 पैराग्राफ पढ़ के बताए, लेकिन आपको ये पूरा पढ़ना होगा अगर उसकी पूरी जो क्या कहें जो बात है वो जी तभी उसके अंदर से प्रकट होगी। बिल्कुल। और ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन मनन करते रहे हैं शेख साहब, और जिसे हम इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं और जिसका लाभ उठा सकते हैं। एक सवाल विजयपाल जी का और है। वे कहते हैं, वे पूछते हैं कि आपका युवा कलाकार और कला प्रेमियों के लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं कभी किसी को संदेश देता नहीं। मैं मानता हूं कि सभी अपने में स्वयं पर्याप्त है, युवा है या बड़ी उम्र के हैं, सब कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं। उनकी जो सर्जना है उनके प्रति वो प्रतिबद्ध है। तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें खोजना ही है कुछ, तो अपने आप में ही खोजना है। मैं तो यही कहूंगा कबीर के शब्दों में कि क्या है ये जो जैसे तिल माही तेल है, जैसे चकमक में आग, वाह। तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। जी बिल्कुल। और मित्रों, यह एक बेहद सार्थक चर्चा रही, बार बार सुनी जाने वाली चर्चा रही। हमने अनुरोध किया शेख साहब से, और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, और इस तरह से यह बातचीत संभव हो पाई, यह एकाग्र संभव हो पाया। दिनांक 8 फरवरी 2022 से लेकर आज 16 फरवरी 2022 तक, कुल 9 दिन तक यह एकाग्र चला। इनमें जिन वक्ताओं ने अपनी भागीदारी दर्ज की, उनके नाम ले लूं। सर्वश्री विनोद भारद्वाज जी, प्रयाग शुक्ल जी, मंगेश नारायण राव काले जी, शंपा शाह जी, प्रबोध पारीख जी, पीयूष ठक्कर जी, सुधीर चंद्र जी, बिंदु भट्ट जी, जयदेव शुक्ल जी, अशोक वाजपेयी जी, और आज स्वयं गुलाम मोहम्मद शेख जी। अलग अलग भाषाओं, मसलन हिंदी, गुजराती, मराठी आदि के लोग यहाँ पर आए, और यह एकाग्र इस तरह से एक इंद्रधनुषी रंग को समेट पाया। यह हम सब के लिए निश्चय ही एक हर्ष का विषय है। जाते जाते मित्रों, कुछ एक चित्र जो गुलाम मोहम्मद शेख जी के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चित्र हैं, उसकी एक झलक देखते चलते हैं, और इसके बाद शायद कुछ दिक्कत आ रही है इसे खुलने में। मैं एक बार ट्राई कर लूं। जी। और हम एक बड़ी शख्सियत को, एक समर्पित समर्पित शख्सियत को कुछ अलग अलग रूपों में देख सकें, यह एक छोटी सी कोशिश। ये सभी चित्र हमें गुलाम मोहम्मद शेख जी के की ओर से प्राप्त हुए। हम इसके लिए उनके आभारी हैं। कई महत्वपूर्ण चित्र कला जगत से, परिवार से, परिवार जो कला को ही समर्पित है, और अलग अलग अवसरों पर लिए गए ये चित्र काफी कुछ कहते हैं, और हम लोग भी उस समय के साथ हो लेते हैं। ये शिक्षा संकाय में सभी लोग क्यूरेशन के समय
गुलाम मोहम्मद शेख और अन्य लोग। पॉम्पे पेरिस का जी है। जी जी। तो चित्रकार की दुनिया, लेखक और कला मर्मज्ञ की दुनिया किन वैविध्य से भरी हुई दुनिया है, इसकी एक झलक हम इन चित्रों में देख सकते हैं। देश विदेश की अलग अलग जगहों पर लिए गए ये चित्र हैं। और कुछ चित्रों के बारे में कुछ कहना चाहें तो कहें। ये स्वामीनाथन और जी स्वामीनाथन की तस्वीर मैंने ली हुई है 1960 के अरसे में। जी जी। और ये हिम्मत शाह। मेरे दो मित्र है, कृष्ण छातपार और भूपेन खक्कर, उदयपुर के प्रवास दरमियान। जी जी ये मेरे गुरु NS बेंद्रे हमको कुछ दिखा रहे हैं चित्र करके। ये मेरी तस्वीर है जब मैं 1961 में अपने चित्र बनाता था स्टूडियो में बड़ौदा में। ये नीलिमा अपने घर की हमारी जो बिल्ली है रानी, उसका नाम है, उसके साथ बैठी हुई है। ये मेरी कला और मेरा जीवनी पर एक जो पुस्तक लिखी गई है, एट होम इन द वर्ल्ड, उसका मन उद्घाटन था। ये मेरे दो पोते हैं, अनहद और समर। ये पद्म भूषण के वक्त की तस्वीर है, पद्म भूषण दिया गया। ये कालिदास सम्मान के वक्त की तस्वीर, सम्मान की तस्वीर है। यहाँ पर हमारे दोस्तों के साथ की तस्वीर है, विवान सुंदरम, गीता कपूर, भूपेन खक्कर, नीलिमा भी है और मैं पीछे हूँ। ये पोम्पिडू सेंटर में मदाम पोम्पिडू खुद देखने आई थी मेरी प्रदर्शनी को। ये पद्मश्री का जब पुरस्कार मिला उसकी तस्वीर है। ये गीता कपूर, भूपेन खक्कर के साथ मैं 1970 के अरसे में। ये मेरे दोनों बच्चे, मतलब समीरा बेटी मेरी गोद में और हमारा बेटा कबीर नीलिमा की गोद में। ये मेरे बीच में जो है मेरे शिक्षक थे, जिनसे मैंने कविता की शुरुआत में जब पाठशाला में तालीम ली। या मेरी बेटी मेरे साथ होली खेलती है। ये मेरा पोम्पिडू सेंटर में जो मेरी प्रदर्शनी हुई थी उसका चित्र है, पेरिस। मेरी बेटी के साथ मैं खुले बगीचे में खेलता था तब की तस्वीर है। ये मेरे एक दूसरे साहित्यिक गुरु थे, सुरेश जोशी और प्रबोध चौकसी, दोनों दाहिने साइड पर है वो। ये हम चारों भाइयों की तस्वीर एक है और मेरा एक भतीजा है, उसकी शादी के वक्त ली गई तस्वीर है। ठीक है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने समय निकाला और बातचीत इतनी रोचक हुई। इतने सारे काम हैं, उन सब पर चर्चा संभव नहीं है एक कार्यक्रम में, फिर भी हमने कई पक्षों को छूने की कोशिश की और आपका सहयोग मिला, आपका धैर्य मिला। आपका हार्दिक आभार। आपको आपके जन्मदिन पर एक बार पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका भी शुक्रिया। बड़ा हार्दिक आभार। शुक्रिया। और नमस्ते। इस तरह से मित्रों, हम लोग इस एकाग्र को यहाँ पर आज विधिवत पूर्ण करते हैं और फिर अलग अलग अवसरों पर हम पुनः शेख साहब के कार्यों को लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया। शुभ रात्रि। आप तमाम मित्रों का जो हमसे इस पूरे एकाग्र के